ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ए सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन। स्टेटमेंट हम किसे बोलेंगे? स्टेटमेंट को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट्स क्या होगा हमारा? स्टेटमेंट्स को हम बोलेंगे ए सेंटेंस और डिस्क्रिप्शन which can be judged to be true or false is called a mathematical स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? एक ऐसा सेंटेंस, ठीक है, जिसको हम जज कर पाए कि या तो ये ट्रू है या तो फॉल्स है। अगर कोई एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट हो ना, जैसे मैं कुछ बोल दूं, सपोज दैट मैंने बोला कि राम इज अ गुड बॉय। अब मैंने राम को बोल दिया गुड बॉय, तो राम इज अ गुड बॉय इज नॉट अ स्टेटमेंट। राम इज अ गुड बॉय इज अ सेंटेंस। ये सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं स्टेटमेंट है? बिकॉज राम गुड बॉय है, ये एक एम्बिग्यूअस सेंटेंस है। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से राम जो है गुड हो, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से राम हो मतलब बैड हो। मतलब क्या कि कोई राम को अच्छा लड़का मानता हो, कोई राम को बुरा मानता हो। तो इट इज एन एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट या एम्बिग्यूअस सेंटेंस। तो अगर कोई सेंटेंस एम्बिग्यूअस हो जाएगा तो उसे हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। स्टेटमेंट बोलेंगे कब? जब वो या तो ट्रू हो, बिल्कुल क्लियर हो, या तो सही हो, या तो गलत हो। जैसे मैंने क्या बोला कि 2 इज एन ऑड नंबर। 2 हमारा क्या है? एक ऑड नंबर है। तो 2 अगर ऑड नंबर है तो ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें पता है कि ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है बट है स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज हमने इसे जज कर लिया ना, हमने बोल दिया ना कि 2 हमारा ऑड नंबर नहीं है, तो ये जज हो गया, सो इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है। तो हमने क्या बोला? ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है कि इंडिया का कैपिटल क्या है? दिल्ली है। तो ये एक ट्रू सेंटेंस है। तो ट्रू सेंटेंस है, इसको हमने जज कर लिया कि इट इज ट्रू। तो ये क्या हो गया हमारा? एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला? 4 डिवाइड्स 6। ये हमारा क्या हो गया? 4 डिवाइड 6। 4 जो है वो 6 को डिवाइड करेगा। हमें पता है कि नहीं करेगा डिवाइड। 4 को अगर तुम 6 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2। डिविजिबल नहीं है। बट ये तो हमने जज कर लिया ना कि ये फॉल्स है, तो जज कर लिया, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, सो इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या हमारा एक स्टेटमेंट है। सेकेंड में जैसे मैंने क्या बोला? मैंने बोला दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो इंडिया का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसको भी हमने जज कर लिया, इट इज अ ट्रू सेंटेंस। अगर ये ट्रू सेंटेंस है सो इट इज अ स्टेटमेंट। थर्ड में हमने क्या बोला? थर्ड में हमने बोला कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ x² माइनस 3x+2। क्या करोगे इसको तुम? ये करके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देख लो क्या होगा हमारे पास। x+1 देख लो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। x² माइनस 3x+2 को क्या लिख लोगे? x² माइनस 2x माइनस x+2। तो ये क्या हो जाएगा? x यहां से कॉमन लिया तो x-2, फिर यहां से लिया माइनस कॉमन तो क्या हो जाएगा? x-2। तो क्या हो जाएगा? x-1 x-2। तो दिख गया ना x-1 इज द फैक्टर। हमें क्या दिख गया कि x-1 फैक्टर है। तो इट इज ट्रू। ये जो लिखा हुआ सेंटेंस ये हमारा ट्रू है। तो ट्रू है, इसको जज कर लिया, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ x² माइनस 3x+2 इज अ सेंटेंस। ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस है। फिफ्थ में आते हैं, फिफ्थ पेज नंबर पे। ठीक है, ऐसे करके तुमको अभी स्टेटमेंट में मैंने क्या बोला कि सेंटेंस विच इज जज्ड ईदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसको हमने स्टेटमेंट बोल दिया।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेटमेंट में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो या मैथमेटिक्स के रिलेशंस इन्वॉल्व हो, उसे हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको देख लो, ये हमारा क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशंस are known as mathematical statement। देखो, स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल हो, स्टेटमेंट ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई मैथमेटिक्स का कोई मैथमेटिकल रिलेशन डिफाइन नहीं है या कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है नहीं, तो ये हमारा स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? बिकॉज इसको हमने जज कर लिया कि ये ट्रू है। ठीक है, अगर मैंने बोला कि सपोज दैट मैंने बोला कि मुंबई इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये हम भी हमारा एक स्टेटमेंट है, हमें पता है कि मुंबई कैपिटल इंडिया का कैपिटल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फॉल्स है ना, हमने जज कर लिया ना कि फॉल्स है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब अगर किसी स्टेटमेंट में अगर मैथमेटिक्स के रिलेशंस इन्वॉल्व हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यही बोला गया, स्टेटमेंट्स इन्वॉल्विंग मैथमेटिकल रिलेशंस आर नोन एज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फर्स्ट में हमने क्या बोला, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। ये ट्रू भी हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। सेट पढ़ा है ना हम लोगों ने, तो सेट पढ़ा है, तो इसमें क्या है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल रिलेशंस। जैसे हमने बोला 2 डिवाइड्स 5, जो 2 है 5 को डिवाइड करेगा, हमें पता है कि 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, बट ये फॉल्स है और इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। ये हमने इसको जज कर लिया कि 2 5 को डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब ये फॉल्स है और इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, इसे हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब समझ में आ गई होगी बात। अब जैसे मैंने बोला कि 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 हमारा प्राइम नंबर है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहां पे क्या करने जा रहे हैं हम लोग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे वो बताया जा रहा है। वी शैल मेनली डिस्कसिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को कंसर्निंग नेचुरल नंबर्स। ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, और उन सारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे, Pn, और क्या बोलेंगे, P1n, और क्या बोलेंगे, P2n, एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी तक जैसे बहुत कुछ क्लियर नहीं होगा तुम लोगों का, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब क्या बता रहे हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो गया, फिर मैंने मोटिवेशन बताया, फिर मैंने तुम लोगों को बताया कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है। तो इन सबको भी हम आगे यूज करेंगे। इस पूरे चैप्टर में देखो क्या करने जा रहे हैं, इस पूरे चैप्टर में हम उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। किस रीजनिंग से प्रूफ करेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग से नहीं, इंडक्टिव रीजनिंग से उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे जिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, जैसा भी मैंने क्या किया, एक मैंने अभी बताया था सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बना था, 1 + 2 + 3 + n इज इक्वल्स टू n × n + 1/2।
ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना था इसमें क्या इन्वॉल्व था, इसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व था। अब इन सारे इस टाइप के फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे किसके हेल्प से, इंडक्टिव रीजनिंग के हेल्प से इस चैप्टर में हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या बोला इन दिस चैप्टर वी शैल मेनली डिस्कसिंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसर्निंग नेचुरल नंबर्स, जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा। और उन टाइप्स के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को के लिए हम नोटेशन क्या यूज करेंगे, पी ऑफ एन, या बोलेंगे P1n या P2n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने ऐसे बोला P लिखा N लिखा, P ऑफ N लिखने का क्या मतलब है कि अब ये एक मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखूंगा जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा। तो P ऑफ N उसके बाद लिखा है ऐसे करके 2 डॉट। P ऑफ N का मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इन्वॉल्व नेचुरल नंबर। ये 2 डॉट को हम क्या बोलते हैं, सच डैट, या फिर हम इसे ऐसे बोलते हैं कि इस सच डैट के बाद अब मैं आगे यहाँ पे वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखूंगा। तो मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या लिखा, 10n+3 इज प्राइम। 10n+3 क्या हमारा प्राइम है। अब जैसे ये देखो Pn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा, ये लिखा ना 10n+3, ये हमारा प्राइम है। ये मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा, इसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है। ठीक है, अब जैसे P ऑफ 1 मैंने लिखा, तो P1 लिखने का मतलब क्या, n की जगह 1 डाल दो। तो हमने क्या डाला, 10 × 1+3 क्या हो गया, हमें 13 मिल गया, विच इज प्राइम, जो हमारा क्या है, प्राइम है। इसका क्या मतलब हो गया कि P1 इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद मैंने P2 निकाला, P2 हमें क्या मिलेगा, 10 × 2+3 क्या हो जाएगा, 23। अगेन वी नो दैट 23 इज ऑल्सो प्राइम, विच इज प्राइम। ये तो हमने लिखा था नेचुरल नंबर में एक स्टेटमेंट लिखा। अब मैं n के पर्टिकुलर वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग ये स्टेटमेंट की वैलिडिटी या स्टेटमेंट को चेक कर रहा हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, 2 डाल लो, 3 डाल लो, सबके लिए ट्रू हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर फॉर्मल हम लोग जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उससे रिगार्डिंग फॉर्मल क्वेश्चन करेंगे। अभी 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है, इसमें क्या बोला है, इफ Pn इज द स्टेटमेंट। हमारे पास क्या है, एक Pn स्टेटमेंट है। Pn स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जैसे Pn बोला, इसका मतलब जो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, नेचुरल नंबर। अब देखो मैंने एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखा, n × n+1 × n+2, n × n+1 × n+2 इज डिविजिबल बाई 12। अब n हमारा क्या, नेचुरल नंबर। प्रूव दैट द स्टेटमेंट P3 एंड P4 आर ट्रू बट P5 इज नॉट ट्रू। अच्छा, P3 क्या है, P3 का मतलब कि ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, n × n+1 × n+2, इसमें n का वैल्यू 3 डाल दो। उसके बाद चेक करो कि जो वैल्यू आ रहा है वो क्या 12 से डिविजिबल है। अगर n का वैल्यू यहां पे हमने 3 डाला और जो वैल्यू मिला अगर वो 12 से डिविजिबल है तो फिर P3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे n का वैल्यू 3 डाला और उसको सॉल्व किया, तो मान लो हमें मिल गया 25, तो 25 तो 12 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर P3 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बात को हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, पेज नंबर 6। हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको हम क्या करेंगे, पहले मैथमेटिकल स्टेटमेंट को लिख लेंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या, Pn, ये क्या हमारे पास n × n+1 × n+2 is divisible by 12। P ऑफ n क्यों लिखा, बिकॉज जो मैथमेटिकल, ये हमारा देखो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट में नेचुरल नंबर इन्वॉल्व है, इसीलिए मैंने इसे क्या लिख दिया, P ऑफ n। ठीक है, अब क्या है कि इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट P3 एंड P4 आर ट्रू बट P5 इज नॉट ट्रू। तो P3 क्या होगा, P3 में कुछ नहीं है, n की जगह 3 डाल दो। तो हमने डाला 3+1 इंटू क्या बोला 3+2, तो क्या हो गया ये 3 × 4 × 5 विच इज इक्वल्स टू 60 विच इज डिविजिबल बाई 12। ये क्या हमारा, विच इज डिविजिबल बाई 12, 60 है ना 12 से डिविजिबल। ठीक है, जैसे तो यहां से हमें क्या पता चला क्लियरली,
P3 इज ट्रू, P3 हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम लोग आते हैं P4, P4 क्या हमारा, 4 डालते हैं, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 6, 120, विच इज डिविजिबल बाई 12, 120 भी डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 12। तो यहां से हमें क्या पता चला कि P4 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। अब P5 चेक करते हैं, P5 क्या होगा, n की जगह 5 डालेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 2, यह हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू 6 इंटू 7, 5 इंटू 6 इंटू 7 30 और 30 210, क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 12, इज नॉट डिविजिबल बाई 12। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट P5 इज नॉट करेक्ट, P5 हमारा क्या है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा बच्चों इसमें क्या है कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जब भी मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, पहली बात ये, अगर मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं उसके बीच में कोई भी क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे इस जो हमारा जो अभी जो हमारा सिलेबस है, या फिर बोलो कि इस वीडियो लेक्चर का अभी मेन मोटो क्या है कि तुम्हारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराना। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1, चाहे वो सेम टाइप के हो, डिफरेंट टाइप के हो, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज A to Z क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अभी उसके लिए क्या है, थ्योरी को समझने के लिए 2-4 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लूंगा जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा। जैसे अभी मैंने क्या कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का नहीं है। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, एक तो मैं टैगिंग कर दूंगा, लिख दूंगा एनसीईआरटी, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी तो फिर उसके बाद क्या होगा कि बीच में कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दिया तो 3.1 के बीच में किसी भी बुक का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। पहले 3.1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर मान लो कि 3.2 के लिए फिर हमें कुछ थ्योरी करना होगा, तो थ्योरी के बीच में मैं 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले सकता हूं जो एनसीईआरटी से नहीं होगा। ठीक है, बट एक बार स्टार्ट करने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। तो अभी जो चल रहा है हमारा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, ये एनसीईआरटी से बाहर किसी दूसरे बुक का है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ P ऑफ n बी द स्टेटमेंट, P ऑफ n बोलते ही हमें क्या पता चला कि एक हमारे पास स्टेटमेंट होगा जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा। स्टेटमेंट क्या है, 7 डिवाइड्स 2 to the power 3n minus 1। 7 जो है ना वो 2 to the power 3n minus 1 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज P ऑफ n प्लस 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो स्टेटमेंट लिखो, P ऑफ n को हम क्या लिखेंगे, P ऑफ n होगा 7 डिवाइड्स 2 to the power 3n minus 1। ठीक है, इसको चाहो तो तुम ऐसे करके कॉमा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब बोला है कि P ऑफ n प्लस 1 क्या होगा, तो तुम ऐसे देखो, अगर मैं n की जगह मैं बोलूं P ऑफ 1 क्या होगा, तो जहां पे इस स्टेटमेंट में जहां जहां तुम्हें n दिख रहा है वहां वहां क्या डाल दोगे, 1 डाल दोगे। तो P ऑफ 1 क्या होगा, 2 to the power 3 into 1 minus 1। अगर मैं बोलूं कि P ऑफ 2 क्या होगा तो इस n की जगह 2 डाल दोगे। अब मैं बोल रहा हूं कि P ऑफ n प्लस 1 क्या होगा, तो देखो बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे, वो लिखेंगे 7 डिवाइड्स, ऐसे लिखेंगे वो 2 to the power 3n, ऐसे वो लिखेंगे 3n प्लस 1 और माइनस 1 कर देंगे। बस यहीं पे गलती हो गई, n की जगह हमें n प्लस 1 रखना है। ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 3n प्लस 1 लिखा है, इसको हमें ब्रैकेट में डालना होगा। समझ में आ रही है बात, यहां पे हमें क्या लिखना होगा, 2 to the power 3 into n प्लस 1, इस n की जगह n प्लस 1 डालेंगे ना। हाँ, अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो 7 डिवाइड्स, ये क्या हो जाएगा 2 to the power 3n प्लस 3 माइनस 1। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हो 7 डिवाइड्स
टू टू द पावर, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 to the power 3 एन इंटू 2 to the power 3 - 1। पता है ना कि हमें बेस अगर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 7 डिवाइड्स 2 to the power 3 का वैल्यू क्या होगा 8, तो क्या होगा 8 इंटू 2 to the power 3n - 1। ये तो मैं बस ऐसे फॉर्म चेंज करके दिखा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमने ना n की जगह n+1 डाला, यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ P ऑफ n इज द स्टेटमेंट। P ऑफ n हमने क्या स्टेटमेंट लिया, 2 to the power 3n - 1 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। ये क्या है 2 to the power 3n - 1, n का कोई भी वैल्यू डाल दो, ये क्या है 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल समझते हो किसे बोलते हैं? अगर मैंने ऐसे बोला ना तुम्हें, जैसे सपोज दैट मैंने ऐसे बोला 7 का मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल बोलने का मतलब कि 7 इंटू एन टाइप का, वेयर n बिलोंग्स टू z। n हमारा इंटीजर है। जैसे अगर मैंने बोलूं 7 इंटू 1, तो ये जो 7 है ये 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है। अगर मैंने बोलूं 7 इंटू -2, क्या हो गया ये -14, ये भी 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है। 7 इंटू 3 बोलूं तो 21, ये भी 7 का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो 7 का अगर मैं इंटीग्रल मल्टीपल बोलूं तो 7n हो जाएगा, वेर n क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं 7 का मल्टीपल, तो 7 तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, 7 तो 1/2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम इंटीग्रल मल्टीपल थोड़े बोलेंगे। 7 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है ये तो इंटीजर है नहीं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटीग्रल मल्टीपल। बट अगर मैं बोलूं 7 इंटू 5, तो ये जो 35 है, 35 इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 7 किस फॉर्मेट का होगा, 7 इंटू एन टाइप का होगा, वेयर यहां पे हम क्या बोलेंगे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसमें क्या है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो। सबसे पहले होता है क्या इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग, मैंने क्या देखा है अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में, मैंने ये देखा है कि बच्चे जो करते क्या है कि बच्चों को, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जिन्हें कंसेप्ट पता होता है क्वेश्चन का, बट उन्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। या ये तो मतलब इस टाइप के जो बच्चे होते हैं कम मिलते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं जिन्हें कंसेप्ट नहीं पता होता, फिर क्वेश्चन भी नहीं पता होता, क्वेश्चन में भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कंसेप्ट, वो भी नहीं पता होता है, तो वो क्वेश्चन से कभी नहीं सॉल्व होगा। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्हें कंसेप्ट पता होता है। बहुत बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास कि सर ये क्वेश्चन बता दो। पहले मैं बोलता हूं कि ठीक है मैं बता देता हूं क्वेश्चन, पहले तुम ये बताओ कि क्वेश्चन को रीड करके तुम मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ। मैं क्वेश्चन नहीं पूछता हूं उससे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ये नहीं पूछता हूं। मैं पूछता हूं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो हिंदी में समझा दो मुझे। ठीक है, तो वो पहले एक बार पढ़ता है, फिर 2 बार पढ़ेगा, 2 से 3 बार पढ़ेगा, फिर वो क्वेश्चन करेक्ट बता देगा। सर ये गिवन है, ये हमसे पूछ रहा है, या ये बोल रहा है कि ये प्रूफ करो, या बोल रहा है इसका वैल्यू निकालो। अब मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पूछता हूं। तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें उस क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी पता होता है। तो जब अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का मीनिंग पता चल गया कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, और उससे रिलेटेड थ्योरी तुम्हें पता चल गई, फिर क्या बचा, कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन को क्या किया जाता है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो। स्टार्टिंग 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ो, एक बात। और दूसरा मैं तुम्हें एक सेक्रेट बताता हूं, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी 5 मिनट का टाइम लेके एक सेक्रेट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है कि देखो 10th क्लास से 11th क्लास में हम आते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि जो हमारा जो ये है ना सिलेबस, या फिर तुम बोलो कि जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो अचानक से बहुत बढ़ जाती है। 10th में क्या होता है, टीचर्स क्या होते हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं, बहुत सारे जैसे 10th में होता ही क्या है, 10th पूरा 10th का एक बुक और 11th का एक चैप्टर बराबर है। ठीक है, 10th में क्या होगा कि 2-4 थ्योरम्स उन्हें पता होता है, टीचर्स को यही थ्योरम्स पूछते हैं एग्जाम में 10th बोर्ड में, तो वो थ्योरम्स रटा देते हैं बच्चों को, वो बच्चे थ्योरम्स रट जाते हैं।
मैथ्स में 99% ले आते हैं, उनसे अगर ये पूछो कि पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, या फिर तुम्हें कोई डेसिमल एक्सप्रेशन देके या डेसिमल नंबर देके उससे पूछो कि ये डेसिमल नंबर बताओ रैशनल है या इरेशनल है, उन्हें नहीं पता होता है। बट उनके मैथ्स में 90, 95, 99 होते, इवन 100 भी देखा मैंने, बट उन्हें पता नहीं होता उसके पीछे का क्या होता है। वो 10th तो रट्टा मार के पास कर गए, बट 11th में नहीं चलता है। ठीक है, सीक्रेट क्या बता रहा हूँ, मेरे अपने 10 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि देखो होता क्या है कि किसी चीज़ को ना स्टार्ट में पुशअप करने में, ठीक है ना, किसी चीज़ को थोड़ा मतलब ज़्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है तो कुछ बच्चे उसी में डर जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, फिर वो धीरे धीरे ट्रैक पर आ जाते हैं। देखते नहीं हो, एक ट्रेन जो होती है, ट्रेन चलती है तो ऐसा तो नहीं कि स्टार्ट हुई ट्रेन और 120 की स्पीड पकड़ ली, पहले वो धीरे धीरे रेंगती है ट्रैक पर, रेंगते रेंगते फिर वो 30-40, फिर 2-4-5 मिनट में वो 70-80-100 की स्पीड पे आती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा मैथमेटिकल का जो एब्जॉर्प्शन है ना माइंड में, वो थोड़ा स्लो है। तो पहली बात कि डरना नहीं है, सीखते जाओ सीखते जाओ, जो चीज़ तुम्हें आज टफ लग रहा है वो आसान हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम मैथमेटिकल अपना रीजनिंग सही करना चाहते हो या फिर तुम चाहते हो कि क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो, तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि तुम करो क्या कि तुम इसको ऐसे देखो, तुम क्या करो कि एनसीईआरटी की बुक खोल लो। जैसे कि मैंने इंडक्शन बताया ना, इस क्वेश्चन मान लो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, सपोज दैट एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। जैसे मैं ना एनसीईआरटी की बुक ले लेता हूं और तुम्हें दिखा रहा हूं, मैं एनसीईआरटी का एक बुक ले लेता हूं। जैसे ये देखो एनसीईआरटी की बुक है। मान लो कि करो क्या तुम कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूं अभी। इसमें क्या है कि तुम ये एग्जाम्पल 4, तुम्हें मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कंप्लीट करा दिया, पूरी थ्योरी करा दी, एक एक क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, तुमने सॉल्व भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब तुम क्या करो कि एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5, इस दो एग्जाम्पल को रीड करो अपने मतलब कैपेबिलिटी के। अगर तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है या तुम ज़्यादा याद रख सकते हो तो तुम 3 एग्जाम्पल रीड करो, एग्जाम्पल 3 भी रीड करो। सिर्फ रीड करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पढ़ो। पढ़ो ध्यान से, एक एक लाइन को पढ़ो और ध्यान से ये लाइन पढ़ा, ये लाइन पढ़ा, फिर इस लाइन को पढ़ने के बाद सोचा कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब। एक एक लाइन को पढ़ के हमने इसका मीनिंग समझा। उसके बाद हमने क्या किया, आराम से पढ़ा, लिखा कुछ भी नहीं। पेन और नोटबुक को अपना कर दो साइड में, सिर्फ बुक खोल के बैठ जाओ, इसको रीड करो, कुछ भी नहीं है, रीड करो। फिर एग्जाम्पल 5 को रीड करो, ठीक है, एग्जाम्पल 3 को रीड करो। 3 एग्जाम्पल रीड कर लिया, एग्जाम्पल 2 को भी रीड कर लो, 4 एग्जाम्पल रीड कर लिया हमने। अब 4 एग्जाम्पल रीड करने के बाद तुम क्या करो, खूब अच्छे से रीड करो, एकदम समझो। उसके बाद क्या करो, ये बुक को लो, बंद कर दो। उसके बाद जाओ, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, कोई भी बुक तुम्हें पढ़ना है पढ़ो। ठीक है, आधे 1 घंटे 2 घंटे बाद आओ, फिर से आओ, इस एग्जाम्पल को खोला, एग्जाम्पल नंबर 4, इसको कवर किया, इसके सॉल्यूशन को। अब सॉल्यूशन नहीं देखना है, अब जो भी काम करना है अपने दिमाग से, इसके सॉल्यूशन को कवर किया, अब सॉल्व किया सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करके। अगर तुम इसको करोगे, ट्राई करोगे, तो विश्वास करो कि तुम्हारी जो मैथमेटिकल जो एबिलिटी है या मैथमेटिकल थिंकिंग है काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर ये तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये मेरा जांचा परखा फॉर्मूला है, अगर तुम इसको अप्लाई करोगे तो तुम्हारी जो मैथमेटिकल एबिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ कि सॉल्यूशन पहले रीड करो। तुम बोलोगे कि आप बोलते हो सॉल्यूशन रीड करो, बाकी सर बोलते हैं कि सॉल्यूशन नहीं देखना है। जब मैं 10th में था तो 10th के मेरे टीचर बोलते थे कि सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो। तो 10th के टीचर भी अपनी जगह पे सही थे, अब मैं जो बोल रहा हूँ मैं भी सही हूँ। बिकॉज 10th और 11th का कोई कंपैरिजन नहीं है। 9th और 10th को कंपेयर कर सकते हो, इवन 8th और 9th को कंपेयर कर सकते हो, बट 10th और 11th में बिल्कुल अलग ही गेम चल रहा होता है। 11th की मैथमेटिक्स में कोई रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा, कितना रट जाओगे यार। 10th में तो 4 थ्योरम है, 4 क्वेश्चन रट गए, पास कर गए, बट यहाँ कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता है। यहाँ पे क्या है कि मैं बोलता हूँ कि जो तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन है ना, उसका तुम सॉल्यूशन देखो, पहले सॉल्यूशन रीड करो, बंद करो सॉल्यूशन को, उसके बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ भी करो, या फिर तुम्हें और कोई काम करना और कोई काम करो। 1 घंटे के बाद अब सॉल्यूशन को हाइड करके अब क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे करोगे ना 1-2 महीने, तो तुम देखना तुम्हारा मैथमेटिक्स की जो तुम्हारी मतलब
कितनी अच्छी हो जाएगी तुम्हारी मैथमेटिक्स, फ्लुएंसी आ जाएगी, तुम सब्जेक्ट सीखने लगोगे, ठीक है। और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा, मान लो कि तुमने एग्जाम्पल 3 देखा खूब अच्छे से, तुम्हें लगा कि अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगा। अब जब सॉल्व करने गया तो तुमसे नहीं हुआ सॉल्व, तो फिर जब तुमसे सॉल्व नहीं होगा उस दौरान तुम अपने माइंड पे प्रेशर लगाओगे, फिर तरह तरह के तुम्हारे लॉजिक्स आएंगे दिमाग में कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, उससे हमारी एबिलिटी बढ़ती है। जैसे कुछ टीचर बोलते हैं ना, या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि हमने किसी क्वेश्चन को काफ़ी ट्राई किया, 1 घंटे से ट्राई कर रहे हैं, ट्राई किया और उसके बाद क्या हुआ, वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ, तो अरे 1 घंटा हमारा वेस्ट हो गया। नहीं नहीं, 1 घंटा वेस्ट नहीं हुआ बच्चों, 1 घंटा नहीं वेस्ट हुआ, वो 1 घंटा तुम्हारा इन्वेस्ट हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। आ रही है बात समझ में? किसी चीज में तुम एनर्जी लगाते हो ना तो उसका उल्टा रिएक्शन मिलता है। तुमने 1 घंटा अगर किसी क्वेश्चन पे सोचा है तो वो क्वेश्चन भले ही नहीं सॉल्व हुआ, बट वो जो 1 घंटे की तुम्हारी जो मेहनत है ना, वो अगले क्वेश्चन में रंग लाएगा। उस अगले क्वेश्चन को हो सके तुम्हारा ये 1 घंटा किसी क्वेश्चन में जिसमें 20 मिनट लगने को था, उसको तुम 5 ही मिनट में सॉल्व कर दो, ठीक है। आई होप ज़्यादा बोल दिया मैंने। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3।